इमेजिन तुम एक लालची इंसान हो जिसे कि सिर्फ रिवॉर्ड से मतलब है एंड तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी के साथ कैसे एक्ट करते हो। हेलो, दिस इज एनिमे शुभ एंड आज मैं जिस कॉमिक की बात करने वाला हूँ उसका नाम है द ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम। ये कॉमिक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। ये न्यू ही कॉमिक इस साल रिलीज़ हुई है एंड तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ही सिली है। उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस एक्सटेंट तक जा रहा है रिवॉर्ड को पाने के लिए। वो रिवॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा लालची है, वो कुछ भी कर सकता है रिवॉर्ड्स के लिए। जब मैं कहता हूँ कुछ भी तो आई मीन कुछ भी, तुम जो चीज़ भी इमेजिन करो, MC रिवॉर्ड्स के लिए उस हद तक जाने को तैयार है। सो हेलो, दिस इज़ एनिमे शुभ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो प्रीवियस सीरीज़ मेरे चैनल पे चल रही है वो पसंद आई हो एंड इस कॉमिक के लिमिटेड एपिसोड चैप्टर्स हैं जो कि इसी वीडियो में पूरे कवर हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तब तक ये वीडियो मैं डालूंगा नहीं, बट अगर ये वीडियो डाल रहा हूँ तो मतलब हो चुके हैं कंप्लीट। तो इधर पास आओ और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन, इस वीडियो को लाइक कर दे मेरे भाई प्लीज़। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि वर्ल्ड के एज पे एक ऐसा पहाड़ है जहां पर रहता है सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस एंड उस पहाड़ का नाम है द एंडलेस इमॉर्टल पीक। सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस इतना पावरफुल है कि उसकी स्ट्रेंथ एंड रियलम जो है उसे समझना किसी भी कल्टीवेटर के बस की बात नहीं है। एंड इस अर्थ पे या फिर हेवन पे उसके मुकाबले का कोई भी बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है। अपनी पावर की मदद से सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस ने हजारों सालों तक वर्ल्ड पे कब्जा किया। अब क्योंकि सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस एक अच्छा आदमी नहीं है तो उसके इविल एक्ट्स की वजह से सारी दुनिया उससे छुटकारा पाना चाहती है। सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस ने काफी ज्यादा इविल क्राइम्स किए हैं। उसका नाम इतनी दूर दूर तक मशहूर है कि जो कोई भी उसका नाम सुनता है वो उससे डर कर भागता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस से इतना डरते हैं कि वो उसकी पूजा करते हैं। काफी जगहों पर माँ रात को बच्चे को ये कहकर सुला देती है कि सो जा बेटा, वरना सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस आ जाएगा। अपनी एग्जिस्टेंस में सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस ने काफी ज्यादा डिसिपल्स को रखा। जितने भी सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस के डिसिपल्स थे वो वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट्स थे। इन डिसिपल्स के टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल डिसिपल्स थे। इन डिसिपल्स में से पहली डिसिपल थी द डेविल लॉर्ड, दूसरी थी द डीमन एम्परर ऑफ द ईस्ट, तीसरी थी द डिवाइन एम्परर ऑफ द वेस्ट, चौथी थी द लॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन एंड पांचवी थी द लॉर्ड ऑफ सेलेस्टियल अलायंस। इस टाइटल को याद रखना, ये बाद में काम आएगा। हालांकि जितने भी इसके डिसिपल्स थे वो बाद में इससे अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। एनीवेज, इस इंट्रोडक्शन के बाद अब स्टोरी शुरू होती है। एक दिन एंडलेस इमॉर्टल पीक पर सभी डिसिपल्स ने मिलकर द सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस पर हमला कर दिया। जो सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस था वो अपने आप में ही वन मैन आर्मी था। वो सेलेस्टियल अलायंस का फाउंडर था, डीमन अलायंस का लीडर था, डीमन एम्परर का मास्टर था और फेंगडू का एम्परर था। सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस जो था वो एक पार्ट टाइम गॉड था जिसने कि पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। लेकिन अपनी क्राइम्स की वजह से उसे अपने ही डिसिपल से फाइट करनी पड़ती है। एक दिन एंडलेस इमॉर्टल पीक पर उसके सभी डिसिपल्स मिलकर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके हमले इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। इंस्टेड सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस अपने सभी डिसिपल से कहता है कि उनके पावरफुल अटैक्स जो हैं वो फ्लावर्स एंड ग्रास को चोट पहुंचा रहे हैं, इसीलिए उन्हें केयरलेसली अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस अपने ही डिसिपल्स के अगेंस्ट लड़ रहा होता है एंड उसके डिसिपल्स इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि उनकी बहुत बड़ी आर्मी होती है। एंड इतनी बड़ी आर्मी के अगेंस्ट सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस अकेला ही फाइट करता है। सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस का नाम डाओमिंग होता है। डाओमिंग इतनी बड़ी आर्मी को अपने सामने देखने के बावजूद भी किसी से नहीं डरता। डाओमिंग का एक डिसिपल शूकाई भी होता है। शूकाई एक बहुत बड़ी आर्मी का लीडर होता है। शूकाई का अपना एक रीज़न होता है अपने मास्टर से बदला लेने का, अपने मास्टर को मारने का। एक्चुअल में शूकाई जो होता है उसका होमलैंड डीमन फोर्सेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड एज डीमन फोर्सेस का लीडर डाओमिंग होता है तो ये नेचुरल सी बात है, इसका ब्लेम डाओमिंग पर ही आएगा। शूकाई जिस फोर्स को लीड कर रहा होता है वो बहुत बड़ी फोर्स होती है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होती है, लेकिन शूकाई को पता होता है कि उसे अगर डाओमिंग को हराना है तो उसे खुद जाकर इस बैटल का एक पार्ट बनना होगा। शूकाई इस बैटल को नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अपने होमलैंड के लिए इस फाइट को लड़ना पड़ता है। हालांकि इस चीज़ से शूकाई अपनी मास्टर की रिस्पेक्ट करना नहीं भूलता। शूकाई को पता होता है कि डाओमिंग सच में उसके मास्टर होने के लायक है।
एनीवेज, अब शुकाई अपनी सभी फोर्सेस को बताता है कि कैसे एंडलेस इमॉर्टल पीक ने उनके नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया है और इसीलिए अपनी कंट्री के मार्शल होने के नाते एम्परर के बिहाफ पे डीमन लॉर्ड को मारना होगा। शुकाई को इतनी बड़ी फोर्स को प्रिपेयर एंड एक्टिव करता हुआ देख डाओमिंग भी इम्प्रेस होता है। डाओमिंग शुकाई से कहता है कि क्या वो उसे मारने में सच में इतना ज़्यादा उतावला है। तभी डाओमिंग का दूसरा डिसिपल जिया कैंग शुकाई को कहता है कि उसे अपनी फोर्स को डाओमिंग के अगेंस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से बहुत बड़ी कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं। इस चीज़ को सुनकर शुकाई अपनी फोर्सेस को रोक देता है। डाओमिंग का जो दूसरा डिसिपल होता है जिया कैंग, वो यहाँ पर डाओमिंग से चुराए हुए बुद्धिस्ट ट्रेजर्स को लेने के लिए आया होता है। हालांकि जिया कैंग इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड भी दिखाता है कि एक बार डीमन लॉर्ड ने कैसे उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया। जिया कैंग अब डाओमिंग से कहता है कि अगर वो बुद्धिस्ट ट्रेजर्स को उसे लौटा देता है तो वो उसकी जान को बख्श देगा। इस पर डाओमिंग कहता है कि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, एज डाओमिंग इतना स्टूपिड होता है कि वो ऑलरेडी उन बुद्धिस्ट ट्रेजर्स को बेच चुका होता है। डाओमिंग की बात सुनकर कैंग डाओमिंग पर अपनी फिस्ट से हमला करता है एंड उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन डाओमिंग कैंग के पंच को एक ही उंगली से रोक देता है। डाओमिंग कैंग के पंच की तारीफ करता है एंड इसी के साथ वो कैंग को बताता है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से उसे नहीं मार पाएगा। ये सुनकर कैंग हैरान हो जाता है। तभी पीछे से डाओमिंग की एक और डिसिपल आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस यानी डाओमिंग की जो डिसिपल होती है उसका नाम यीलिंग होता है एंड वो लॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन होती है। यीलिंग के इस हमले को देखकर डाओमिंग उसे कहता है कि क्या वो उसके सोल को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। अब जैसे ही डाओमिंग का ध्यान भटकता है, इसी दौरान कैंग डाओमिंग पर हमला कर देता है, लेकिन उसका इतना पावरफुल हमला भी डाओमिंग पर काम नहीं आता। इसी दौरान वहाँ पर केओस डीमन लॉर्ड ली यीलू आती है, जो कि डाओमिंग से पूछती है कि आखिर वो कैसे पकड़ा गया। यीलू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिडक्टिव होती है, इसीलिए वो अपने साथियों को डाओमिंग की बॉडी को हार्म ना पहुंचाने के लिए कहती है एंड वो डाओमिंग से प्रॉमिस भी करती है कि डाओमिंग की कॉप्स जो है उसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक पपेट में रिफाइन कर दिया जाएगा ताकि उसे अच्छे से इस्तेमाल में लिया जा सके। केओस डीमन लॉर्ड डाओमिंग से प्रॉमिस करती है कि वो उस पपेट को खुद रखेगी। केओस डीमन लॉर्ड को वहाँ पर देखकर डाओमिंग उसे कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक हैमर के लिए अपने मास्टर को याद रखना। केओस डीमन लॉर्ड डाओमिंग को उसे हैमर बोलता देख गुस्से में डाओमिंग से कहती है कि वो यीलू है, ना कि एक हैमर। इस मजाक मस्ती के बाद डाओमिंग यीलू को बताता है कि उसके डाओमिंग की बॉडी को इंटैक्ट रखने के इरादे डाओमिंग को पसंद आए। हालांकि तभी वहाँ पर एक और फीमेल डिसिपल आ जाती है, जिसकी तरफ पॉइंट करते हुए डाओमिंग यीलू को बताता है कि जैसा यीलू चाहती है कि डाओमिंग की बॉडी को इंटैक्ट रखा जाए, वैसे उसके सिस्टर चीशाओ के इरादे बिल्कुल भी नहीं हैं। जो फीमेल डिसिपल वहाँ पर आई होती है वो होती है लॉर्ड ऑफ द सेलेशियल अलायंस चीशियाओ। चीशियाओ डाओमिंग से कहती है कि उसे सरेंडर करने के काफ़ी ज़्यादा मौके दिए गए हैं, लेकिन आज इस पूरी दुनिया के लिए एंड इसके लोगों के लिए चीशियाओ डाओमिंग को मार के ही रहेगी। अपने सभी डिसिपल्स की बात सुनकर डाओमिंग सभी से कहता है, आज सच में ऐसा लगता है कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। मेरे सभी डिसिपल्स, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो, चाहे इसमें मुझे मारना आता हो या मुझे डिसमेंबरिंग करना आता हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। डाओमिंग की इस बात को सुनकर चीशियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड उसे लगता है कि उसका मास्टर जो है वो अपनी हार स्वीकार कर रहा है, लेकिन टू देयर सरप्राइज डाओमिंग उनकी टांग खींच रहा होता है। I broke up with my ex-girl. Here's a number. Psych! That's the wrong number. जिसके बाद वो उन्हें फ्लिक ऑफ करके कहता है कि मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। इतना कहकर डाओमिंग अपने सभी डिसिपल्स के सामने गायब हो जाता है। डाओमिंग को वहाँ से ऐसा गायब हुआ देखकर केओस डीमन लॉर्ड कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका मास्टर उनके सामने ऐसे गायब हो जाएगा। उन्होंने सच में अपने मास्टर की पावर को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद केओस डीमन लॉर्ड अपने दूसरे साथियों से पूछती है कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है मिले हुए, लेकिन क्या वो डाओमिंग को फ्यूचर में पकड़ पाएंगे। जैसे ही केओस डीमन लॉर्ड लॉर्ड ऑफ द सेलेशियल अलायंस चीशियाओ की तरफ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि चीशियाओ काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। उसे रोता हुआ देखकर उसके दूसरे साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चीशियाओ को रोता हुआ देखकर केओस डीमन लॉर्ड समझ जाती है कि चीशियाओ मास्टर को इतना ज़्यादा प्यार करने के बावजूद भी इस चीज़ को एडमिट नहीं करती एंड मास्टर को इतना ज़्यादा बुरा भला बोलने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है।
अब सुप्रीम बीइंग ऑफ केओस यानी कि डाओमिंग के गायब हो जाने के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी पीसी के सामने बैठा होता है एंड अपेरेंटली अभी तक जो कुछ भी चल रहा था वो सब एक गेम का पार्ट था एंड जो इस गेम को खेल रहा था उसका नाम चूशेंग था। चूशेंग इस गेम को 7 दिन से लगातार खेलते हुए आ रहा था एंड अब जाकर 7 दिन बाद वो इस गेम के सारे टास्क को कंप्लीट कर लेता है। ये गेम काफी ज्यादा लंबी होती है और तो और इस गेम में कोई चेक पॉइंट नहीं होता, यानी कि एक ही गो में इस गेम को पूरा खत्म करना होता है। इसमें आप सेव फाइल जैसा कुछ भी नहीं कर सकते और इस वजह से चूशेंग को ये गेम 7 दिन तक लगातार खेलनी पड़ती है बिना रुके। चूशेंग इस गेम को इसीलिए इतना खेलता है क्योंकि इस गेम को खेलने से उसे एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस ग्रैंड प्राइज मिलने वाला था। अब क्योंकि चूशेंग रहा लालची तो वो इस ग्रैंड प्राइज के चक्कर में इस गेम को खेलता रहता है ताकि वो इसके सारे टास्क को कंप्लीट करके गेम को कंप्लीट करे एंड उस ग्रैंड प्राइज को हासिल कर पाए। चूशेंग एक हार्डकोर एक्सीलेंट गेमर होता है एंड इसीलिए जब एक हफ्ते पहले ये गेम जिसका नाम ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम है जो कि उसके कंप्यूटर में अचानक से ही आ गई थी, उसे चूशेंग ने खेलने का डिसाइड किया था क्योंकि उस गेम में बताया जा रहा था कि गेम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद एंड गेम के अल्टीमेट टास्क फीमेल कैरेक्टर्स को हासिल करने के बाद चूशेंग को एक अल्टीमेट रिवॉर्ड मिलता और इसी वजह से चूशेंग ने इस गेम को डिलीट ना करके इसे खेलना सही समझा उस ग्रैंड प्राइज के लिए। नॉट टू मेंशन चूशेंग रहा परवर्ट तो उसे इस गेम की फीमेल कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। चूशेंग ग्रैंड प्राइज को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर गया। वो जानबूझ के फीमेल कैरेक्टर्स की फेवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनके पास मॉन्स्टर्स को ल्योर करके लाता गया एंड जब वो फीमेल कैरेक्टर्स उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाती थी तब वो उनके पास जाकर उन मॉन्स्टर्स से उनको बचाता ताकि वो चूशेंग से इम्प्रेस हो जाए, उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ जाए एंड चूशेंग उन्हें ऑब्टेन कर पाए। और इसीलिए लॉर्ड ऑफ सेलेस्टियल अलायंस के चीशाओ को इम्प्रेस करने के दौरान जब चीशाओ शेंग के साथ उसके कंपेनियन बनकर रहना चाहती थी तब इस चीज पर शेंग ने उसे मना कर दिया था क्योंकि शेंग का रियल ऑब्जेक्टिव था गेम को कंप्लीट करना, ना कि गेम में मजा करना। इसीलिए वो चीशाओ को वहीं पर छोड़कर चला गया था अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर। इसीलिए जब गेम के एंड में डाओमिंग गायब हो गया था तो चीशाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और इसका रीजन यही था कि चीशाओ शेंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। गेम के कंप्लीट हो जाने के बाद चूशेंग के मॉनिटर पर एंडिंग स्क्रीन आती है। चूशेंग बात करता है कि किस्मत की बात है कि ये सिर्फ एक गेम है, अगर मैं सच में इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता तो जितनी भी चीज़ें मैंने की है उसके हिसाब से मैं 800 बार मर जाता। चूशेंग जिस पल का इंतज़ार कर रहा होता है वो पल अब उसके सामने होता है। जिस ग्रैंड प्राइज के लिए उसने इतनी मेहनत की होती है वो मेहनत अब फाइनली कामयाब होने जा रही होती है। चूशेंग सोचता है कि आखिर उसे क्या मिलेगा, एक मैंशन, एक स्पोर्ट्स कार या फिर एंडलेस पैसा। चूशेंग अब उस ग्रैंड प्राइज को ऑब्टेन करने के लिए अपनी स्क्रीन पर क्लेम नाउ के ऊपर क्लिक करता है। चूशेंग की आंखें काफी ज्यादा चमक रही होती हैं, जिसके बाद चूशेंग के सामने एक पॉपअप आता है जिसमें कि उसे बताया जाता है कि उसे रिवॉर्ड के तौर पर उसी गेम वर्ल्ड में भेजा जा रहा है जिसे कि उसने कंप्लीट किया है। इस पॉपअप को देखने के बाद मानो चूशेंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। ये गेम चूशेंग को बताती है कि अब वो एक कल्टीवेटर की लाइफ को एक्सपीरियंस करने जा रहा है। चूशेंग ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो अपने मॉनिटर से दूर जाने लगता है। लेकिन तभी वो गेम चूशेंग को बताती है कि ट्रांसमाइग्रेशन पोर्टल जो है वो स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए चूशेंग को ठीक से बैठना होगा। अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो उसका सेलेस्टियल अलायंस होने वाला है। ये देखकर चूशेंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो अपने मॉनिटर से और ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके मॉनिटर पर ट्रांसमाइग्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि चूशेंग को अपने अंदर खींच लेता है एंड शेंग सक्सेसफुली ट्रांसमाइग्रेट कर जाता है इस गेम वर्ल्ड में। इस गेम वर्ल्ड में आने के साथ चूशेंग को एक ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम मिलेगा जो कि चूशेंग की मदद करने वाला था। अब हमें सेलेस्टियल अलायंस इनर कोड दिखाया जाता है जो कि शेंग का स्पॉन पॉइंट होता है। इतनी बुरी जर्नी के बाद शेंग उल्टी कर रहा होता है। शेंग सिस्टम को कांपते हुए बताता है कि उसकी माइग्रेशन की जर्नी बहुत ज़्यादा खराब रही है। शेंग के साथ ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम होता है। शेंग कंप्लेन करते हुए बताता है कि ये ट्रांसमाइग्रेशन जर्नी उसके लिए एक रोलर कोस्टर राइड से भी बेकार थी। इस पर सिस्टम शेंग को बताता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, इसलिए उसे इस चीज़ को समझना चाहिए। जिसके थोड़ी देर बाद शेंग सिस्टम से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर स्पॉन हुआ है। इस पर शेंग को सिस्टम बताता है या फिर बताती है What do you mean by that? कि शेंग अभी सेलेस्टियल अलायंस के इनर कोर्ट में है। सेलेस्टियल अलायंस के नाम सुनते ही शेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि सेलेस्टियल अलायंस जो होता है वो चीशाओ की ही टेरिटरी होती है।
शेंग के दिमाग में ये चीज होती है कि अगर चीशाओ को इस चीज के बारे में पता चला तो वो तो मारा जाएगा। जिसके बाद शेंग सिस्टम से पूछता है कि ये कितनी खराब बात है कि उन्होंने उसे सेलेस्टियल अलायंस पे स्पॉन किया है। शेंग सिस्टम से पूछता है कि क्या वो उसे मारना चाहते हैं। शेंग अब सिस्टम को उसे वापस उसके वर्ल्ड में भेजने को कहता है। इस पर सिस्टम उसे बताती है कि अगर होस्ट ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना चाहता है तो उसे ग्रेट एनलाइटमेंट स्टेज तक कल्टीवेट करना होगा ताकि वो मल्टीवर्स ट्रैवल फंक्शन को अनलॉक कर सके। सिस्टम की इस बात को सुनकर शेंग सिस्टम को गाली देता है एंड कहता है कि वो तब तक सरवाइव कैसे करेगा यहाँ पे। शेंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है एंड इस आवाज़ को वहीं पर पास में खड़े गार्ड सुन लेते हैं। जिसके बाद वो लोग उस जगह आने लगते हैं। शेंग उन लोगों को वहाँ पर आता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो अपने पास की ही दीवार में चढ़ने की कोशिश करता है। उसे इस चीज़ का डर होता है कि अगर वो यहाँ पर पकड़ा गया तो चीशाओ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। शेंग इस चीज़ की भी टेंशन ले रहा होता है कि उसने आज से पहले कभी किसी लड़की के साथ रोमांस भी नहीं किया है, तो वो ऐसे तो नहीं मर सकता सिंगल। एनीवेज शेंग उस दीवार को टापने में कामयाब रहता है। जिसके बाद वो किसी के घर के लॉन में आ जाता है एंड वो वहाँ से छुपके जा ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पास में एक विंडो दिखती है जिसके अंदर से लाइट आ रही होती है। अब क्योंकि रात में तो पेट्रोलिंग हो रही होती है तो शेंग को डर लगता है कि कहीं उसे कोई यहाँ पर भी ना ढूंढ ले, इसीलिए वो बिना सोचे समझे इस खिड़की के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो अपने सामने एक खूबसूरत महिला को देखता है जो कि नहा रही होती है एंड उसने बेयरली एक टॉवल से खुद को कवर किया होता है। उस फीमेल को देखकर शेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड हैरान तो होना ही था। शेंग कहता है कि अब तो मेरे लाले लग जाएंगे क्योंकि अब ये गर्ल करेगी शाउट एंड शाउट से आएंगे वहाँ पर लोग एंड लोग पकड़ेंगे शेंग को एंड वो उसे अपने लीडर के पास लेकर जाएंगे उसे सजा दिलाने के लिए। शेंग कहता है कि अब उसकी ये जिंदगी तो बिल्कुल खत्म समझो। अब उस फीमेल की नज़रें भी शेंग के ऊपर जाती हैं। जैसे ही वो शेंग को अपने सामने देखती है अपने बाथ हाउस में तो वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो शेंग से पूछती है कि वो कौन है एंड उसे क्या चाहिए। इस पर शेंग समझाने की कोशिश करता है। वो उस गर्ल को कहता है कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचा है। उसकी ये बात सुनकर वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसे शेंग की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। ये गर्ल जो कि शेंग के सामने खड़ी होती है ये सेलेस्टियल अलायंस की मास्टर सिस्टर होती है एंड इसका नाम एंड्रेन होता है। एंड्रेन शेंग की बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उसके इस पर्वर्ट एक्ट को देखते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर समन करती है जिसे देखकर शेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एंड्रेन अब बिना सोचे समझे शेंग पर हमला कर देती है। शेंग उसे कहता है कि क्या वो सीरियस है। शेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें बात करनी चाहिए इस चीज़ पर, लेकिन एंड्रेन शेंग की एक भी नहीं सुनती। शेंग कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मारा जाएगा। जिसके बाद शेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एंड्रेन के ऊपर जंप कर देता है। एंड्रेन उसे अपने ऊपर जंप करता हुआ देख घबरा जाती है एंड इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए शेंग एंड्रेन के ऊपर एक लौते टॉवल को खींच लेता है जिससे कि एंड्रेन नेकेड हो जाती है। एंड्रेन अपनी सिचुएशन को देखते हुए पीछे मुड़ जाती है। शेंग की ये ट्रिक उसके लिए कामयाब रहती है। शेंग एंड्रेन को उसके टॉवल को दिखाते हुए कहता है, चलो अब देखते हैं कि तुम अपनी जगह से कैसे हिलती हो। एंड्रेन इस चीज़ पर कुछ नहीं कहती। शेंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। शेंग कहता है कि इस गेम के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिग्ड हैं, इसीलिए शेंग को इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से जाना चाहिए। अब क्योंकि एंड्रेन मूव नहीं कर सकती तो वो शेंग का पीछा भी नहीं करेगी इस हालत में। हालांकि शेंग कहता है कि एंड्रेन को ऐसे देखते हुए उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है एंड पड़ेगा क्यों नहीं। अब शेंग थोड़े और मजे लेने के बारे में सोचता है। जिसके बाद शेंग एंड्रेन के टॉवल को ऊपर घुमाते हुए कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप तो अभी तक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थी, लेकिन अब तुम काफ़ी ज़्यादा घबरा रही हो। क्या हुआ, क्या तुम डर गई? शेंग अब बेशर्मी से एंड्रेन से पूछता है कि अगर वो इस चीज़ को माइंड ना करे तो क्या वो उसके टॉवल को अपने साथ लेकर जा सकता है। इस पर एंड्रेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो शेंग को उसके टॉवल को वापस देने के लिए कहती है। शेंग अभी भी इस चीज़ के मज़े लेता है, लेकिन एंड्रेन का गुस्सा यहाँ तक बढ़ चुका था कि वो बिना अपनी बॉडी की परवाह किए हुए शेंग पर हमला करने के लिए आगे जाती है। वो शेंग से अपना टॉवल मांगती है एंड उसे बताती है कि उसका टॉवल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड्रेन शेंग की तरफ तेज़ी से बढ़ती है अपनी वाटर स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक कैस्केड बर्स्ट मूव के साथ। शेंग को इस टेक्निक के बारे में पता होता है। उसे पता होता है कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा खतरनाक है एंड अगर ये टेक्निक शेंग पर लगी तो वो डेफिनेटली मारा जाएगा। शेंग एंड्रेन को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर वहाँ से भाग जाता है जिससे कि वो उसकी पहली स्ट्राइक से बच जाता है। शेंग अब पीछे की ओर भागते हुए कहता है कि ये वाटर स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक जो है सिर्फ एक लौती ही वाटर एट्रीब्यूट वाली ओपनिंग हाई बर्स्ट स्किल टेक्निक है जिसे कि शेंग ने खुद क्रिएट किया है। इसीलिए उसे पता है कि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा तेज़ और पावरफुल है।
शेंग इस स्वॉर्ड टेक्निक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एन रैन उसे भागने का मौका नहीं देती। वो उस पर हमला करती रहती है। हालांकि शेंग को पता होता है कि इस टेक्निक का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से स्वॉर्ड की हर एक स्ट्राइक के बाद पावर कम होती जाएगी, यानी कि पहली स्ट्राइक में जितनी पावर रहेगी दूसरी स्ट्राइक में उससे कम पावर रहेगी। शेंग अब एन रैन से बचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एन रैन गुस्से में उसका पीछा करती रहती है एंड वो उससे कहती है कि वो भागने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। एन रैन शेंग को परवर्ट कह देती है। शेंग को पता होता है कि उसे एन रैन के पहले कुछ मूव से बचना होगा ताकि वो उसकी लास्ट स्ट्राइक को रोक पाए, और शेन यही करता है। एन रैन उस पर हमला करती रहती है, लेकिन शेन कैसे ना कैसे करके हर बार एन रैन की स्ट्राइक से बचता रहता है। शेंग इस चीज़ की भी बात करता है कि कैसे मामूली लोग जो होते हैं वो इस स्वॉर्ड टेक्निक के पावर से धोखा खा जाते हैं एंड उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन रियलिटी में जब ये स्वॉर्ड टेक्निक अपने एंड तक पहुंचती है तब उस मूव को कोई भी मॉर्टल आराम से हैंडल कर सकता है। अब एन रैन से बचते हुए शेंग कॉर्नर्ड हो जाता है। एन रैन इस मौके का फायदा उठाकर शेंग पर दोबारा से अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक मारती है, लेकिन इस बार शेंग एन रैन की स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथों की मदद से पकड़ लेता है, जिससे कि एन रैन की स्वॉर्ड टूट जाती है। अपनी स्वॉर्ड को टूटता हुआ देखकर एन रैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। माइंड यू, एन रैन अभी भी नेकेड होती है, इसीलिए उसके स्वॉर्ड के टूट जाने के बाद अपनी इस हालत में एन रैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। दूसरी ओर शेंग एन रैन को उसकी स्वॉर्ड तोड़ने के बाद कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड नकली थी। शेंग को पता होता है कि एन रैन इस चीज़ को देखने के बाद ज़रूर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाएगी। ऑल्दो तभी एन रैन उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है एंड उसे कहती है कि उसने ये क्या कर दिया। शेंग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। एन रैन अपनी स्वॉर्ड को टूटा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। एन रैन शेंग को बताती है कि ये स्पिरिट स्वॉर्ड बहुत ही महंगी थी, अब इसके टूट जाने के बाद वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएगी आने वाले कंपटीशन में। एन रैन अब शेंग के कपड़े पकड़ती है, उसे धमकाते हुए कहती है कि आखिर वो इस चीज़ का जुर्माना कैसे देगा। एन रैन बताती है कि आज से 7 दिन बाद एक एग्ज़ाम होने वाला है और बिना स्पिरिट स्वॉर्ड के साथ वो आउटर सेक्ट के जैंग यूहैंग के साथ कैसे मुकाबला करेगी। बेचारी एन रैन का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो पास ही में पड़े हुए टॉवल को लेती है एंड खुद को कवर करती है। एन रैन के आंखों में आंसू होता है, मन में चिंता होती है। शेंग इस चीज़ को देखते हुए एन रैन को कहता है, भले ही मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ की भरपाई मैं बाद में ज़रूर करूँगा। अभी यहाँ पर बड़ा हंगामा करने से बाहर के लोग यहाँ पर आ जाएंगे और ये इस सिचुएशन को देखते हुए एक ठीक चीज़ नहीं होगी, है ना। एन रैन शेंग की बात को समझती थी, इसीलिए वो पीछे मुड़ जाती है। शेंग अपने टॉकिंग स्किल्स की मदद से अभी के लिए बच जाता है। दूसरी ओर एन रैन सोचती है कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है, क्योंकि अभी तक एन रैन को शेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसका नाम तक नहीं, उसके लिए वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर है, इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट भी अभी फील हो रही होगी। एन रैन सोचती है कि जिस आदमी ने उसकी स्पिरिट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया है वो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब एन रैन सोचती है कि क्योंकि इस आदमी ने उसका नुकसान किया है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है, जिसके बाद एन रैन शेंग को कहती है कि वो उसे जाने देगी, लेकिन स्वॉर्ड की भरपाई करने के अलावा उसे एक और चीज़ के लिए मानना होगा। इस चीज़ पर शेंग उससे पूछता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है। शेंग के दिमाग में होता है कि जब तक वो यहाँ से बिना सेलेशियल अलायंस के लॉर्ड चीशियाओ को अलर्ट करे बिना निकल पाएगा, तब तक सब ठीक रहेगा। मीनवाइल एन रैन शेंग को बताती है कि आज से 7 दिन बाद सेलेशियल अलायंस में डिसिपल एग्ज़ाम होने वाला है एंड जो उस मुकाबले में जीतेगा उसे एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड मिलेगी। अब क्योंकि ये कंपटीशन 2 on 2 है, यानी कि इसमें आप अकेले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है, तो एन रैन शेंग को कहती है कि उससे भी इस चीज़ में उसका साथ देना होगा। इस चीज़ को सुनते ही शेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो जैसे ही इस चीज़ के लिए मना करने जा रहा होता है तभी एन रैन उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाने लगती है एंड कहती है कि ऑब्वियसली इस कंपटीशन में शेंग को उसका साथ देना होगा। शेंग इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब शेंग को चुप देखकर अब एन रैन उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या वो उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। इस पर शेंग कहता है ऐसी बात नहीं है, वो तो बस। शेंग अब एन रैन को अपने कपड़े पहनने के लिए कहता है। ये सुनते ही एन रैन शर्मा जाती है एंड वो शेंग को पीछे मुड़ने के लिए कहती है। शेंग पीछे मुड़ जाता है एंड इस टाइम पर एन रैन जो होती है वो अपने वार्डरोब से कपड़े निकालने लगती है।
मीनवाइल शेंग खुद से कहता है कि वैसे तो उसने सब कुछ देख लिया है, तो इसीलिए एनरन को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। शेंग के मटर मटर एनरन सुन लेती है एंड वो उससे पूछती है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। एनरन को गुस्से में देखकर शेंग झूठ बोलते हुए कहता है कि वो बस सोच रहा था कि एनरन कितनी ज़्यादा जेनरस है कि वो शेंग को जाने दे रही है। एनरन अब अपने कपड़े पहनती है एंड शेंग को कहती है कि वो बातें करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एनरन अब शेंग को बताती है कि भले ही उसकी स्पिरिट स्वॉर्ड जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उसके लिए, लेकिन आज रात को जितना भी फर्नीचर डैमेज हुआ है उसका कंपनसेशन भी शेंग को देना होगा। शेंग इस बात पर एनरन से कहता है कि वो फर्नीचर तो उसने खुद तोड़ा है। एनरन जो होती है वो बहुत ज़्यादा चालाक होती है। वो शेंग को एक एम्बलम दिखाती है एंड कहती है कि एनरन की पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई है एंड क्योंकि शेंग एनरन के घर में घुसा है तो अगर इस चीज़ के बारे में एनरन अलायंस लीडर को बताती है तो शेंग की बैंड बज जाएगी। जैसे ही शेंग एनरन के हाथों में उस एम्बलम को देखता है जो कि एक सेलेस्टियल डिग्री होती है, उसे देखकर शेंग के पसीने छूट जाते हैं। शेंग को पता होता है कि जो सेलेस्टियल डिग्री होती है वो 100 राइटियस सेक्ट्स को समन कर सकती है, और तो और इस वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिनके पास सेलेस्टियल डिग्री है एंड उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक एनरन के पास होगी। अब जैसे कि आपको पता होगा कि सेलेस्टियल अलायंस को क्रिएट करने वाला डाओमिंग था, यानी कि शेंग ही था, तो शेंग को याद आता है कि ये सेलेस्टियल डिग्री जो है वो एनरन के पास कैसे पहुंची। ये बात उस समय की है जब सेलेस्टियल अलायंस को डाओमिंग ने सिर्फ स्टार्ट किया था एंड उस टाइम पे उसके साथ चीशियाओ थी। चीशियाओ के साथ डाओमिंग के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा सही थे उस समय पर। तो ऐसे ही एक बरसात वाले दिन पर जब चीशियाओ ने शेंग को बताया था कि उससे एक डिसिपल मिली है जो कि सेलेस्टियल अलायंस को ज्वाइन करना चाहती है, तब उससे शेंग ने पूछा था कि आखिर कोई सेलेस्टियल अलायंस को ज्वाइन क्यों करना चाहता है और क्या चीशियाओ ने किसी को धोखा देकर सेलेस्टियल अलायंस को ज्वाइन करवाया है। तो इस पर चीशियाओ ने उसे बताया था कि उसने किसी को भी धोखा नहीं दिया है एंड जो सेलेस्टियल अलायंस को ज्वाइन कर रहा है वो सेलेस्टियल अलायंस की पहली डिसिपल है, और इसीलिए चीशियाओ भी अपनी पहली डिसिपल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड अब अपेरेंटली ये पहली डिसिपल एनरन ही होती है एंड इसी वजह से एनरन के पास सेलेस्टियल डिग्री भी होती है। शेंग को जैसे ही ये चीज़ याद आती है तो वो एनरन से कहता है, क्या तुम सेलेस्टियल अलायंस की चीफ डिसिपल एनरन हो? इस पर एनरन शेंग से कहती है कि उसे पता नहीं था कि शेंग जैसे पर्वर्ट को भी एनरन के टाइटल के बारे में पता होगा। जैसे ही शेंग को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो बेचारा रोने लग जाता है, क्योंकि उसे तो किसी ना किसी तरह चीशियाओ से बचना था, लेकिन अब क्योंकि वो चीशियाओ के ही डिसिपल के घर में घुस चुका है तो अब शेंग के लिए यहाँ से भागना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। क्योंकि अगर एनरन चीशियाओ को शेंग के बारे में बताती है तो शेंग के सर पर तो पहाड़ टूटने वाला था। शेंग सोचता है कि वो बहुत ही गलत आदमी के घर पे घुस चुका है। मीनवाइल एनरन शेंग को कहती है कि कंपनसेशन का मैटर जो है वो तो सेटल हो चुका है, लेकिन मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन के बारे में क्या तुम मेरे साथ मार्शल आर्ट के कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो? शेंग इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहता। उसे पता होता है कि अगर वो अभी डायरेक्टली मना करेगा तो एनरन जो है वो चीशियाओ को इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करेगी एंड जैसे ही चीशियाओ को शेंग के बारे में पता चलेगा तो शेंग की तो बैंड बच जाएगी, जिसके बाद शेंग सोचता है कि उसे प्रिटेंड करना होगा कि वो एनरन के साथ कंपटीशन में ज्वाइन करेगा एंड जैसे ही उसे मौका मिलता है उसे यहाँ से भागना होगा। जैसे ही शेंग कहता है कि वो इस चीज़ के लिए एग्री करता है तभी एनरन जल्दी से बाहर जाती है एंड दरवाजे पे कुंडी लगा देती है, जिसके बाद वो शेंग को बताती है कि कल ये दरवाज़ा 8 से 9 बजे खुल जाएगा एंड एनरन शेंग का इंतज़ार ट्रेनिंग ग्राउंड में करेगी। अपने आप को इस बाथरूम में बंद हुआ देखकर शेंग एनरन से उसे एक ब्लैंकेट एंड बेड देने के लिए कहता है। हालांकि एनरन शेंग की बात नहीं सुनती एंड वो उसे वहीं पर बंद करके चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद शेंग अपनी सिचुएशन को देखते हुए पास ही में दीवार के पास जाकर बैठ जाता है एंड अब वो सोचता है कि कल ही के दिन वो डाओमिंग था जो कि पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहा था, लेकिन आज वो इतनी ख़राब सिचुएशन में है। तभी शेंग की नज़र पास ही में पड़े हुए एक बास्केट में जाती है जिसमें कि एनरन के प्राइवेट क्लोथ्स रखे होते हैं। शेंग उस बकेट के पास जाता है एंड एनरन की चड्डी को उठाते हुए कहता है कि वो पहले जब गेम्स खेलता था तो वो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाता था, लेकिन इस वर्ल्ड के जो क्लोथ्स हैं वो सरप्राइजिंगली बहुत ही एडवांस हैं। शेंग उस अंडर गारमेंट को देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है जो कि शेंग से कहती है कि उसे नहीं पता था कि होस्ट के अभी भी ऐसी फेटिश हैं। शेंग उस लड़की की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो बिना देखे उस लड़की पर हमला कर देता है, जिससे कि वो लड़की ज़ोर से चिल्लाती है एंड ये आवाज़ एनरन तक भी पहुंच जाती है, लेकिन एनरन इस चीज़ पर कुछ रिएक्ट नहीं करती एंड वो अपने रास्ते चली जाती है। मीनवाइल जो गर्ल शेंग के साथ होती है वो शेंग को उसे मारने के लिए कोसती है,
एंड उसे कहती है कि उसे एक डेलिकेट ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की शेंग को बताती है कि वो उसका ऑमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम है। इस पर शेंग उसे कहता है अच्छा तो ये तुम हो। शेंग उस लड़की के गाल खींचता है एंड उसे कहता है कि उसका ये कहने से क्या मतलब है कि शेंग को उसकी डेलिकेट ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जबकि उस गर्ल ने शेंग को ऐसी जगह पर स्पॉन किया है जहां पर शेंग की जान को खतरा ही खतरा है। शेंग उस गर्ल से कहता है कि उसे कभी शेंग के बारे में भी सोचना चाहिए था। ऐसे शेंग की बात पर सिस्टम गर्ल उसे बताती है कि उसने शेंग को गोल्डन कोर कल्टीवेशन दिया है, अब वो इससे ज़्यादा उसे क्या ही दे सकती है। शेंग इस गोल्डन कोर कल्टीवेशन का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाता है एंड वो सिस्टम गर्ल को बताता है कि इस गेम के तो 5 लेवल हैं, जिसमें से पहला लेवल आता है प्री सेलेशियल, उसके बाद इनेट, फिर ग्रैंड मास्टर और फिर इमॉर्टल। आखिर ये गोल्डन कोर कहाँ पर आता है। शेंग सिस्टम गर्ल को ये भी बताता है कि जो लोग अभी शेंग के जान के दुश्मन हैं वो लोग ऑलरेडी इमॉर्टल किंग्स एंड डिवाइन गॉड्स लेवल पर हैं। आखिर गोल्डन कोर शेंग की मदद कैसे करेगा। इतना कहकर शेंग उस अंडरगारमेंट को सिस्टम गर्ल के सर के ऊपर पहना देता है, जिससे कि सिस्टम गर्ल को कुछ नहीं दिखता। बट भाई तुझे सच में ऐसा करना ज़रूरी था? आई मीन तुझे पता है ना वो किसी ने पहना हुआ था ऑलरेडी। एनीवेज बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है ये आदमी यार, इसे तो कुएं में कूद जाना चाहिए, फेंक देना चाहिए इसको। खैर मुझे क्या पता ये किसी की फेटिश भी हो। एनीवेज हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। शेंग अब डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता है। उसके भी सपने हैं, उसे भी अपने सपनों को कंप्लीट करना है, इसीलिए उसे कल एक ऐसे मौके को ढूंढना होगा जहाँ पर वो इस रूम से एस्केप करेगा। मीनवाइल बेचारी सिस्टम गर्ल अभी भी अंडरवियर स्मेल कर रही होती है। एनीवेज नेक्स्ट डे मुर्गे की बांग के साथ सुबह होती है एंड 8 से 9 बजे जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो शेंग जल्दी से जाकर झाड़ियों में छुप जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेलेशियल अलायंस का कोई डिसिपल नहीं है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से ज़रूर भागेगा। शेंग इस काम को करने के लिए एक झाड़ी को उठाकर चल रहा होता है एंड दूसरे लोग उसे साफ साफ देख पा रहे होते हैं। सभी लोगों को लगता है कि जो ये आदमी इन झाड़ियों में छुपते हुए जा रहा है वो कोई बेवकूफ़ पर्वर्ट है। छिपते छिपाते शेंग एक जगह पर पहुंचता है जहां पर कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए होते हैं। शेंग सोचता है कि सुबह सुबह इतने लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए होंगे, लेकिन उसे ये चीज़ भी पता होती है कि लोग जो होते हैं बस उन्हें किसी ना किसी तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। मीनवाइल जो लोग वहाँ पर घेरा बना के इकट्ठा हुए होते हैं वो एक रोमियो को देख रहे होते हैं, जो कि सेलेशियल अलायंस के आउटर कोर्ट का डिसिपल जैंग यू हैंग होता है। एंड यू हैंग वहाँ पर एनरेन को अपने साथ आने वाले कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहता है। ऑल्दो ये लड़का एनरेन से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है हाइट में एंड एज में, लेकिन ये फिर भी एनरेन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब क्योंकि हर जगह जाओ तो सोशल स्टेटस बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए इसे ऐसा करता हुआ देखकर दूसरे लोग इसे रोकने की हिम्मत भी नहीं करते। मीनवाइल शेंग जब इन लोगों के पास से जा रहा होता है तो वो इन लोगों की बात भी सुन लेता है कि कैसे जो लड़का एनरेन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है वो जैंग यू हैंग है, जो कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता है। यू हैंग के फादर जो है वो ग्रैंड मास्टर लेवल पे हैं, इसीलिए कोई उसे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। एंड ये चीज़ एनरेन को भी पता होती है, इसीलिए वो यू हैंग को कुछ नहीं कह पाती। ऑल्दो उसने पहले भी यू हैंग को रिजेक्ट किया होता है, लेकिन यू हैंग जो होता है वो हार नहीं मान रहा होता। यू हैंग को इतना हंगामा करता हुआ देखकर एनरेन अब उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। एनरेन को ऐसा कहता हुआ देखकर यू हैंग का ईगो हर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो एनरेन से कहता है कि सेलेशियल अलायंस को जैंग फैमिली जो है वो सपोर्ट कर रही है एंड अगर एनरेन उनकी बात नहीं सुनती है तो जैंग फैमिली जो है वो सेलेशियल अलायंस से रिश्ते तोड़ देगी। एंड जैसे ही ये बात सेलेशियल अलायंस के लीडर को पता चलेगी तो एनरेन को इस चीज़ का सबक मिलेगा। यू हैंग को खुद को धमकाता हुआ देखकर अब एनरेन परेशान हो जाती है एंड अब वो एक सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगती है, लेकिन तभी वो अपने सामने शेंग को देख लेती है एंड वो शेंग को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद मानो एनरेन शेंग के पास टेलीपोर्ट होती है एंड वो उससे कहती है कि उसे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। शेंग एनरेन की बात सुनकर घबरा जाता है एंड वो उसे कहता है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर गुम हो गया था। एनरेन शेंग के इस झूठ को पकड़ लेती है एंड वो उसे कहती है कि वो इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए उसे एनरेन के साथ कोऑपरेट करना होगा। जिसके बाद एनरेन शेंग से उसका नाम पूछती है, क्योंकि उसे अभी तक शेंग का नाम ही नहीं पता होता। शेंग भी अब अपना झूठा नाम क्विनशाओ एनरेन को बता देता है। एनरेन को एक दूसरे आदमी के साथ बात करता हुआ देख यू हैंग की भी जलने लगती है। जिसके बाद वो उन दोनों से पूछता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। एनरेन पीछे मुड़ती है एंड यू हैंग को बताती है कि उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो अपने जूनियर डिसिपल क्विनशाओ के साथ टीम अप करेगी।
अब क्योंकि एनरन ये सब शेंग का हाथ पकड़कर बोल रही होती है तो यू हैंग ये देखकर बावला हो जाता है एंड वो एनरन से पूछने जा रहा होता है कि वो क्या कह रही है कि इसी दौरान एनरन उसे गुड बाय बोलकर शेंग का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है एंड यू हैंग ये देखता रह जाता है। अब गुस्से में आकर यू हैंग अपने आदमी से क्वीन शाओ यानी कि शेंग के बारे में पता लगाने को कहता है। यू हैंग अब एक गर्ल के चक्कर में शेंग से बदला लेने के बारे में सोचता है।